पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट है, स्तूप अलग अलग आकार के होते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि 9th चैप्टर मतलब कि 9 चैप्टर ऑलरेडी मैं हिस्ट्री एनसीईआरटी के डिस्कस करा चुकी हूँ क्लास 6 के, और ये सीटेट पेपर 2 की सीरीज जो हमने चालू की है ये ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो हर फ्राइडे को आपको एसएसटी की एक क्लास देखने को मिलती है जिसमें से मैंने 9 क्लासेस ले रखी हैं और 9 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कराए हुए हैं। उसमें मैंने आपको बताया भी है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी वो देख सकता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन 10, ठीक है। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इससे आज हम 2 पार्ट में डिटेल में फुल डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो 10वां चैप्टर क्या है, इमारतें, चित्र तथा किताबें। और देखिए मैं पढ़ती सब कुछ चलूंगी और मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने नोट्स पे लिखना है, ठीक है। मरुदसामी और लौह स्तंभ के बारे में बोला गया है। मरुदसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुदसामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो उसने क्या देखा, लौह स्तंभ देखा, कुतुब मीनार देखा, ठीक है। तो उसी के बारे में ये इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे कि कुतुब मीनार क्या है, लौह स्तंभ क्या है, फुल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। धातु विज्ञान के बारे में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ आपको। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया था। ये बहुत पूछा जाता है कि कांसा 2 धातु से मिलकर बनता है, वो कौन कौन सी धातु है, पहली है तांबा तो दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है टीन, ठीक है। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया था, ठीक है। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से संबंधित थे वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे। कहां से संबंधित थे हड़प्पावासी, कांस्य युग से, ठीक है। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, भारत किस किस किस्म के लोहे का निर्माण करता था, क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो इस पैराग्राफ में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं जिसमें से पहला है तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है, हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था जो कि था खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लौह स्तंभ के बारे में। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। तो ये जो लौह स्तंभ है ये कहाँ पर है, दिल्ली के महरौली में है, ठीक है। कहाँ पर है, किस परिसर में है, कुतुब मीनार के परिसर में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर है और वजन कितना है, 3 टन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलिएगा। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है, ठीक है। तो ये किसने बनाया था, चंद्र नाम के एक शासक ने बनाया था। उसके बारे में हमें कैसे पता चला, इसी में एक अभिलेख खुदा गया है जिससे हमें पता चला है कि इसे चंद्र नाम के एक शासक ने बनाया था जो कि किसके थे, गुप्त वंश के थे, ठीक है। और इतनी शताब्दियों के बाद भी ये आज भी ऐसे ही खड़ा हुआ है, इसमें कोई भी जंग नहीं लगी है, ठीक है। तो ये पूरा जो है पैरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, देखिए स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला, ठीक है। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, कभी लंबे, कभी बड़े, कभी चौड़े, कभी छोटे, ठीक है। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो और
दूसरा पॉइंट है स्तूप अलग अलग आकार के होते हैं, गोल भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। ठीक है, प्रायः सभी स्तूपों में, तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है नोट करिए, सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है और उस डिब्बे में क्या होता है, बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते हैं, जैसे कि दांत, हड्डी या राख। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं? स्तूप में एक छोटा सा डिब्बा होता है उसके अंदर। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इसे धातु मंजूसा कहते हैं। अब जैसे पूछेगा धातु मंजूसा किसे कहते हैं? स्तूप के अंदर एक छोटा सा डब्बा रखा रहता है, उसके अंदर अवशेष रखे होते हैं बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के, जैसे कि दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा कोई प्रयुक्त चीज या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे रहते हैं। इसे ही धातु मंजूसा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। आगे देखिए, प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। तो जो पहले के स्तूप बनाए गए थे वो धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। ये आप देख पा रहे होंगे, ये गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सांची का महान स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई 100 सालों तक चलता रहा। ठीक है, 100 सालों तक इस तरह के स्तूपों का निर्माण चलता रहा था। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। ठीक है, तो स्तूप में ईंटों का जो प्रयोग किया गया था वो अशोक के जमाने में किया गया था, फिर बाद में आगे चलकर रेलिंग और जो प्रवेश द्वार बनाए गए वो बाद के शासकों ने जोड़े। देख लेते हैं, प्रायः स्तूपा के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। ठीक है, इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रादक्षिणा पथ कहते थे। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रादक्षिणा पथ किसे कहते हैं? तो स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रादक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा पॉइंट। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वेदिका किसे कहते हैं? तो स्तूप के चारों ओर जो रास्ता बना होता था परिक्रमा के लिए, उसको रेलिंग से घेर दिया जाता था, उसी को वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ठीक है, अब इस पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, आगे देखिए, अमरावती में कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। ठीक है, अमरावती में क्या था? एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है खास, लेकिन आप फिर भी देख सकते हो क्योंकि कथन एवं कारण में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। ठीक है, कई बार पहाड़ियों को काटकर क्या बनाई जाती थी? बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है, तो इस काल में क्या हुआ था? हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, और उस मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। इंपॉर्टेंट है पूरा पैरा। ठीक है, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। ठीक है, तो इस पैरा में पहले मैं बता देती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। तो किस काल में आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंदिरों में जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उसमें पहले देवता कौन थे? तो विष्णु, शिव और दुर्गा जो थे उनकी पूजा होती थी। ठीक है, गर्भगृह किसे कहा जाता था? तो मंदिरों के जो महत्वपूर्ण भाग था उसको गर्भगृह कहा जाता था। मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को कहाँ रखा जाता था? तो गर्भगृह में रखा जाता था। ठीक है, पुरोहित क्या करते थे? धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक, अब भीतर गांव जैसे मंदिरों में क्या किया गया? इसमें देखिए काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। ठीक है, काफी ऊंचाई तक क्या है? निर्माण किया जाता था। इसे शिखर कहते थे। ठीक है, ये जो ऊपर तक बना हुआ है इसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यहाँ एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि मंदिरों में मंडप नाम की जगह का क्या काम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सभागार था और यहाँ लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, बाएं ऊपर क्या है? उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। ये भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। इसी के ऊपर क्या शिखर जैसा बनाया गया,
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया, ठीक है, पक्की ईंट से बनाया गया था ये। और दाएं ये क्या है, महाबलीपुरम के एक मंदिर है, ठीक है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है, ठीक है। अब जो महाबलीपुरम के जो एकास्मिक मंदिर है, ये इन्हें एकास्मिक या एकास्म मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही पहाड़ी को काटकर बनाए गए हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं। जो पहाड़ काट कर बनाए जाते थे वो ऊपर से नीचे की ओर बनाए जाते थे, और जो जमीन से ईंटों से बनाए जाते थे वो नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते थे, ठीक है। ठीक है, तो इस पेज में यही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया है। शिखर वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शिखर बनाए गए थे, गर्भगृह किसे कहा जाता है, ठीक है, एकास्म मंदिर क्यों कहा जाता है, तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे ये देख लेते हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता है, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। अब जैसे पूछ लेगा स्तूप तथा मंदिरों को बनवाने की प्रक्रिया, ठीक है, पहला पॉइंट लिख दिया, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना। मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना। पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखट, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। और चौथा ऑप्शन लिख देगा सभी सही है, तो सभी सही है जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये जो डिटेल से पढ़ना जरूरी है। तो किस प्रकार बनाए जाते थे स्तूप तथा मंदिर, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था, पहला काम है ये। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार किया जाता था और जो स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था, ठीक है। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखट, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर ही सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था, ठीक है। ये क्या है, नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यहाँ देख किस प्रकार की गुफाओं की खुदाई की गई होगी, तो ये क्या है, राष्ट्रीय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनवाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है, ठीक है। तो स्तूपों के जो रेलिंग है और खंबे हैं और जो मंदिरों के रेलिंग और खंबे हैं उनमें किनके नाम खुदे हुए हैं ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं चित्रकला के बारे में। अजंता में है, ठीक है, अजंता को देख लीजिएगा आप मानचित्र में। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनसे कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, ठीक है। तो अजंता की गुफाओं में जो जो चित्रकलाएं मिली हैं, जो जो फोटोज मिली हैं, वो किस लिए, मतलब इतना अंधेरे में बनाया गया है कि वो मशालों की रोशनी में बनाए गए हैं, ठीक है। और इनमें जो भी चित्रों का, जो भी रंगों का निर्माण किया गया है वो अभी तक वैसे ही है, चमकदार हैं अभी तक। और वे रंग कैसे हैं, पौधों तथा खनिजों से बनाए गए हैं। और 1500 साल हो गए हैं इन पिक्चर्स को, लेकिन अभी भी ये वैसे ही है, ठीक है। ये अजंता का एक चित्र है, ये भी अजंता के ही चित्र हैं, ठीक है। तो अजंता से बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है। अजंता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो भी अजंता में गुफाएं खोदी गई थी वो ज़्यादातर क्यों खोदी गई थी, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहारों की वजह से खोदी गई थी, ठीक है। तो जो विहार बनाए गए थे उनको चित्रों द्वारा सजाया गया था और जो चित्र बनाए गए थे वो बहुत ज़्यादा अंधेरों में बनाए गए थे, इसलिए वहाँ पर मशाल जलाकर चित्र बनाए गए थे। और चित्र मतलब अभी भी 1500 साल भी बाद भी चित्र वैसे ही चमकदार हैं, जबकि उनमें जो रंग किया गया था वो पौधों तथा खनिजों से बनाया गया था, ठीक है।
अब देखते हैं पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी गाथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। अब जैसे पूछ लेगा तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचना किसने की थी, तो इलांगो ने की थी। अब जैसे ये भी पूछ सकता है कि शिल्पदीकारम क्या है, तो एक तमिल महाकाव्य है। ठीक है, इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांडे राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ठीक है, एक बार आप माइंड में ये स्टोरी रख सकते हो। बाकी इस पैरा में जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचना इलांगो ने की थी और इसमें किस की कहानी का वर्णन है, बस ये आप थोड़ा सा माइंड कर सकते हो। ठीक है, शिल्पदीकारम में लिया गया एक वर्णन ये भी देख लेते हैं। यहाँ कवि ने कनगी के दुख का वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष गंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है, एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया था। तो 2 तमिल महाकाव्य मिले हैं। ठीक है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन से 2 तमिल महाकाव्य हैं और उनकी रचना किसने की थी। ठीक है, इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अब हम देखते हैं पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पुराण का किस काल में लिखे गए, तो आपको याद रखना है इसी काल में पुराण लिखे गए थे। ठीक है, और पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में किन देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं? शिव, विष्णु, दुर्गा, पार्वती। ठीक है, और उनकी पूजा की विधियां दी गई हैं। ठीक है, और संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में कहानियां हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछेगा पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं, तो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का 8 पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। तो पुराणों का पाठ जो है पुजारी कहाँ करते थे? मंदिरों में करते थे। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक पूरा जो पैरा है वो इंपॉर्टेंट है, पुराणों से रिलेटेड। ठीक है, ये देख लेते हैं मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों के सांस में बसी। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।